So children, next in line we have the next chapter titled as Sustainable Economic Development. अब ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. व्हाई द वर्ल्ड स्विच्ड फ्रॉम पेट्रोल कार्स टू सो कॉल्ड सीएनजी एंड फ्रॉम सीएनजी फाइनली टू ईवीज. और ईवीज के बाद जो अगला सो कॉल्ड रेवोल्यूशन आएगा दैट वुड बी फॉर सोलर पावर चिल्ड्रन. क्योंकि ईवी की भी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है बट सोलर पावर में कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी. बट सोलर पावर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, दैट वुड बी अ कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट. आप सप्लीमेंट बोल सकते हैं क्योंकि सोलर पावर जो सनरेज से सोलर सेल पे एनर्जी आएगी वो स्टोर कहां पे होगी, तो उसके लिए बैटरी की जरूरत है ही है. तो एक्चुअली सोलर एनर्जी थोड़ी सी और महंगी होगी ईवी के कंपैरिजन में, बिकॉज ईवी में सिर्फ बैटरी चाहिए, सोलर पावर में बैटरी तो चाहिए ही चाहिए और सोलर सेल भी चाहिए. बस जो घर में आप चार्जिंग करते हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बढ़ रहेगी वो भी. सो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई सबसे पहले तो पेट्रोल कार्स आई, फिर सीएनजी, और उसके बाद अब हम किस पे चले आए? ईवी पे. क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चले आए? बिकॉज जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं दोज रिसोर्सेज should be used for a and they should be available for a longer period of time. That's why so called हम बोलते हैं कि भाई आज रिसोर्सेज को सिर्फ उतना यूज करें, एक्सप्लॉइट करें कि भविष्य में भी उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे. So this type of development where today's resources are not to be exploited or exhausted in such a manner कि भविष्य में हमको वो चीज मिले ही ना, that type of economic development is called as what children? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई होप सो सबको इतनी बात समझ में आ गई. सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आपने 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में देखा चिल्ड्रन, बढ़िया तो था, रिजल्ट्स भी थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बट वी हैड मेनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन व्हाट चिल्ड्रन? एनवायरमेंट. तो हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो बनाया कि भाई जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है उनको सजा सुनाई जा सके, एक स्पेशल कोड बना दिया, बट अल्टीमेटली टारगेट अचीव हो नहीं पाया. तो हमने अब जो पाथ चूज किया दैट इज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि भाई रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट करें, यूज करें कि भविष्य में भी उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको मीनिंग समझना पड़ेगा बच्चों एनवायरनमेंट का. is the total planetary inheritance and totality of all resources. It could be air, water, flora, fauna, everything children. तो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वन इज कॉल्ड एज बायोटिक एंड अदर इज कॉल्ड एज एबायोटिक या एबियोटिक आप बोल सकते हैं. गॉट इट क्लियर? तो एबायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं चिल्ड्रन? दैट आर नॉन लिविंग. और बायोटिक कौन से होते हैं? दैट आर लिविंग. तो जिनमें जान होती है, लाइफ होती है, दे आर कॉल्ड एज बायोटिक. और जो सो कॉल्ड निर्जीव होते हैं दे आर कॉल्ड एज एबायोटिक. अब ये मत बोलिएगा सर एयर वाटर लैंड पे बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया में तो जीवन होता है. अरे भाई हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? सो ये दोनों एलिमेंट सबको समझ में आ गए होंगे. तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट का काम क्या होता है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज चिल्ड्रन दैट इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. अगर एनवायरनमेंट में रेनेबल नॉन रेनेबल रिसोर्सेज हो ही ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों ट्रीज का. व्हेन वी कट डाउन ट्रीज फाइनली हमको इससे क्या मिलेगा चिल्ड्रन? लॉग ऑफ वुड. एंड दिस लॉग ऑफ वुड कैन डेफिनेटली बी यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट चिल्ड्रन? फर्नीचर. समझ में आ गया? बट अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, ट्रीज को आप देखेंगे नहीं, कट डाउन नहीं कर पाएंगे, ट्रीज अगर हो ही ना, क्या फर्नीचर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा. सेम इज द केस विद प्लांट चिल्ड्रन. कॉटन प्लांट को आप ले लीजिए, रॉ कॉटन मिलता है, we convert it into the form of a thread. Thread gets converted into suiting and shirting basically. तो जब आपको कॉटन मिलेगा ही नहीं आपके प्लांटेशन से, क्या आप सो कॉल्ड इसको फर्दर शर्ट, ट्राउजर, किसी भी चीज के लिए यूज कर पाएंगे? नॉट एट ऑल. सो जो रिसोर्सेस ईयर आफ्टर ईयर चेंज होते जाएं बट अवेलेबल रहें और एनवायरनमेंट उनको खुद ही रिप्रोड्यूस कर पाए, इट इज कॉल्ड एज रेन्यूएबल. और जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे यूज करने पे चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज नॉन रेन्यूएबल. तो हमको ज्यादा सस्टेनेबिलिटी किसकी देनी है? नॉन रेन्यूएबल की. तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे भविष्य में, बट नॉन रेन्यूएबल आपको मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं.
तो वी नीड टू सी टू इट कि भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं हम उनको एग्जॉस्ट ना होने दें। सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, आपके घर से, मोहल्ले से, कहीं से भी जो भी वेस्ट निकलता है चिल्ड्रन, इट अल्टीमेटली गेट एब्जॉर्ब्ड बाय होम? द आंसर इज एनवायरमेंट। आपने शायद लैंडफिल्स का नाम सुना होगा। अब ये मत सोचिएगा जमीन खाली पड़ी थी आपने वहां कुछ फिल कर दिया, नो। लैंडफिल मतलब कूड़े करकट का जहां पहाड़ लग जाता है, दैट्स अ लैंडफिल बेसिकली। तो लैंडफिल से भी काफी कूड़ा एग्जॉस्ट किया जाता है, उसको रिसाइकिल करके जो पेवमेंट में सीमेंटेड टाइल्स आजकल रखती हैं एच शेप की, ये सब बनाई जा रही हैं। बट अगेन मेनी प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई एंड ऑल को अगर हम देखें तो वहां पे इतना वेस्ट निकलता है कि हम उसको प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हैं। Thereafter it sustains life, sun, soil, water, air। अगर ये सब एनवायरनमेंट में ना हो चिल्ड्रन, क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं मैं उनको ये मान लूं कि वो जिंदा नहीं है। Provides aesthetic services, how? Land, forest, water bodies, rainfall, air। तो सो कॉल्ड आप अगर मान लीजिए नैनीताल घूमने गए चिल्ड्रन, या लोनावला घूमने गए, तो क्यों घूमने जाते हैं भाई? पोल्यूशन नहीं है, सीनिक ब्यूटी, फ्लोरा फौना इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई वी विजिट देयर। So this service of the environment is called as what? Aesthetic service, children. Got it clear? So environment is able to perform these functions without any interpretation as long as demand is less than or equal to supply. The day लोगों की डिमांड एनवायरमेंट से बढ़ गई बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो सो कॉल्ड डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कितना टाइम तक एनवायरमेंट हमारी डिमांड को पूरा करने के लायक है। समझ में आ गई भाई बात? एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी? तो व्हाट इज दिस एनवायरमेंटल क्राइसिस? रिसेंटली चिल्ड्रन अगर हम बात करें, इन द मंथ ऑफ फेब 2024 बेंगलुरु में एक्यूट वाटर शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल क्राइसिस। बेसिकली क्यों होती है एनवायरमेंटल क्राइसिस? मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, बट सो कॉल्ड मतलब उसकी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, बट जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। दिस लीड्स टू व्हाट? एनवायरमेंटल क्राइसिस बेसिकली। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब जितना एनवायरमेंट हमारी गंदगी को झेल सकता है उससे ज्यादा हम उसके ऊपर लादे जा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? देयर वुड बी एनवायरमेंटल क्राइसिस एज सच। होती क्यों है एनवायरमेंटल क्राइसिस? पहला रीजन चिल्ड्रन, पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड, बट एनवायरमेंट उतना झेल नहीं पाता तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। इंटेंसिव यूज ऑफ बोथ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। चलिए रेन्यूएबल को यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होगा। बट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया तो आपको शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग रन में भी प्रॉब्लम आएगी। थर्ड पॉइंट इज एक्सटिंक्शन चिल्ड्रन। पॉपुलेशन की वजह से द प्रेशर ऑन सो कॉल्ड लैंड इज सो मच कि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट हमको नजर आता है कि हमारा एनवायरमेंट हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा एंड रिजल्ट्स इनटू एनवायरमेंटल क्राइसिस एज सच। बट क्लियर? उसके बाद लोग अलग ही कलाकार हैं, पूजा पाठ का सारा काम नदी के बगल बैठ के करेंगे। मंदिर के बगल में एक जगह बनी है, वहां पे मूर्तियों को डंप कर दिया जाए पानी में ताकि वो अपने आप मिट्टी बन के गल जाए। बट लोग तो नहीं, हम जमुना जी और गंगा जी में फेंकेंगे इसको, उछाल उछाल के फेंकते हैं। समझ में आ गया? तो उससे गंदगी ही बढ़ेगी चिल्ड्रन। एफ्लुएंट मतलब बहुत ज्यादा, सो कॉल्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स है डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में लाइक यूएस, चाइना, जापान, रशिया एंड ऑल दैट। इतना ज्यादा वो लोग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जिससे किसी भी चीज का, जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उधर वो ओजोन में भी प्रॉब्लम आ गया है। सो डेवलपमेंट प्रोसेस ने एटमॉस्फेयर को तो पूरी तरह से बर्बाद कर ही दिया गया है। शायद आपने AQI के बारे में सुना होगा, एवरेज क्वालिटी ऑफ एयर जो है, उससे पता लगता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। लेस देन 50 है चिल्ड्रन तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये लेस देन 50 आपको इंडिया में कहां मिलेगा? नॉर्दर्न इंडिया में हिली एरियाज में, लद्दाख चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, शिमला एंड ऑल दैट, वहीं पे मिलेगा। दिल्ली में AQI लेवल 500 प्लस होता है, मतलब दिल्ली की हवा में सांस लीजिए या सिगरेट पी लीजिए, बात बराबर ही है। इसीलिए एस्थमा की प्रॉब्लम्स, और पहले तो कैटरैक्ट बहुत सो कॉल्ड यूनिक हुआ करता था, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, और काफी बूढ़े लोगों को होता था। आज तो पता लगा 4 साल 6 साल के बच्चे, उनको कैटरैक्ट हो गया।
25-30 साल 35 साल की उम्र में लोगों को बीपी और डायबिटीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रीजन इज व्हाट चिल्ड्रन? पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो सब्जी वगैरह उग रही है ये भी काफी पॉल्यूटेड है, इंजेक्शन लगा के लौकी को बड़ा कर देते हैं। तो इन्हीं सब रीजन से कैंसर वगैरह भी ज्यादा पनप रहा है चिल्ड्रन। वाटर क्वालिटी इज एब्सोल्युटली वर्स्ट। अब बच्चे कहेंगे सर वो आरओ का पानी पी लें, वो तो आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली केमिकल इंजेक्ट किया जा रहा है और उसी केमिकल से बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो ओरिजिनल नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी को खत्म कर दे रहा है बच्चों। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज राइजिंग, और इसी वजह से चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, वो दूसरी जगह पे पैसा खर्च नहीं कर पाता। तो अगर आपका डॉक्टर आपसे बोले कि भाई मेडिसिन खा लीजिए या थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज कर लीजिए, तो व्हाट वुड बी बेटर चिल्ड्रन? वॉक और एक्सरसाइज करना। तो इससे पैसे भी बचेंगे और लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ भी डिग्रेड कम होगी। और दवाई अगर खाएंगे तो पैसे भी जा रहे हैं और बॉडी में इतना केमिकल इन्फ्यूज किया जा रहा है कि एक बीमारी हटाने के लिए 5 बीमारियां और आ जाती है। होता है ना वो कॉब का शर्ट का ऑफर, बाय 1 गेट 5, ये भी बाय 1 गेट 5 है। बाय 1 मेडिसिन गेट 5 डिजीजेस। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको आता है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? अपने एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन को बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई का रिवर्सल करना पड़ेगा। डिमांड कम करनी पड़ेगी इन अकॉर्डेंस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल, ताकि पोल्यूशन की वजह से हमारी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए और रिसोर्सेज का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है दैट रिड्यूसेस। सो पहले तो पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, बट आज क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई बच्चों, इसलिए डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो खैर ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई रिमेंबर द डेज चिल्ड्रन जब हम क्लास 12 में पढ़ते थे, गर्मी होती थी बट इतनी नहीं होती थी जितनी आज 25-26 साल बाद हो गई है। 25 साल पहले इतना गर्म नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, इतना धुआं एमिट नहीं होता था, अर्थ पे हर जगह ये काम हो रहा है, इतनी गाड़ियां नहीं थी घरों में। पहले तो भाई एक फैमिली यहाँ पे 10-12 लोग रहा करते थे, एक कार हुआ करती थी एट मैक्स, मतलब ये भी 15-20-25 साल पहले की बात है। और 50 साल पीछे चले जाइए तो मोहल्ले में 1-2 कार्स नजर आती थी, और आज हर घर में if there are 4-5 people they have at least 2 cars minimum, और 2 पहिया तो भूल ही जाइए। MS धोनी टाइप लोगों को आप देख लीजिए, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, 8-8 10-10 15-15 मोटरसाइकिल रखी हुई है। गॉट इट क्लियर? और मोटरसाइकिल भी ऐसी जो माइलेज 2 और 3 किलोमीटर का देती है, तो कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा, कितना उससे एमिशन में प्रॉब्लम आएगा, कितना ज्यादा पोल्यूशन होगा। बट इन सब बातों को किताब में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह अच्छा यूट्यूब चैनल में आ जाता है, बढ़िया लगता है, बट रियलिटी में कोई इसको फॉलो करता ही नहीं है। तो जब आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा फैक्ट्रीज का, सो कॉल तो ग्लेशियर्स गलेंगे। तो पहले जो ग्लेशियर हीट को अब्सॉर्ब कर लेते थे, अब उनकी भी बैंड बच्चों की हालत टाइट है उनकी। वो कह रहे हैं हमारी भी औकात इतनी हीट बर्दाश्त करने की नहीं है, एंड मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने से क्या हो रहा है भाई? वाटर लेवल बढ़ेगा। आप ये समझ लीजिए एक ग्लास में आपने 4 क्यूब आइस की डाल दी है, अब 4 की जगह जब 10 डाल देंगे तो क्या होगा? बाहर की वजह से ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे बाहर उसके, और वो बाहर ही गिरेगा बेसिकली। 3-4 तक तो भाई वो पानी को जूस को ठंडा कर देगा, ज्यादा डाल दिया तो कंडेंसेशन हो जाएगा और ड्रॉपलेट से पानी बाहर गिरेगा। तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पे बाढ़ सुनामी वगैरह ज्यादा आ रही है। पहले कभी तो 4-10 साल में एक बार ऐसा होता था, बट अब तो वो ए से लेकर जेड तक उसको नाम दे दिया है। सुनामी टी से था, फिर पता नहीं क्यू से कोई बना होगा, आर से कोई बना होगा, लाइकवाइज। सो दिस ऑल न्यूसेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का चिल्ड्रन जो है वो बढ़ गया बाय 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस इतना, ये एवरेज है बच्चों। इलाहाबाद जैसी सिटी में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में होना नॉर्मल है। 32 से 35 तो भाई ये मार्च से लगभग सितंबर अक्टूबर तक नॉर्थ इंडिया में गर्म जगहों पे राजस्थान टाइप में रहता ही रहता है। और कहीं वो विदेश में 26-28 भी रहता है तो अखबार में वो रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट निकल आता है। और हमारे यहाँ तो 45-47 में बोलते हैं समोसा गर्म लेके आओ जरा। समझ में आ गई बात? सो एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और इसी की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जब ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी चिल्ड्रन, जरूरी नहीं कि क्लाउड फॉर्म हो, क्लाउड तो फॉर्म होगा मान लीजिए, बट वो क्लाउड बरसेगा कब? जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ जब भी मेट करेंगे। और मोबाइल टावर की वजह से वो जो आयनाइजेशन हो रहा है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव सब एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो टाइम पे बरसात हो नहीं रही। टाइम पे बरसात नहीं हो रही तो फसल खराब हो रही है, फसल खराब हो रही है तो दाल चावल आपको सही समय पे मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो क्वांटिटी इज लेस बट डिमांड इज
much more, मतलब quantity supplied is less and demand is much more. What will happen to the prices of pulses, rice, wheat and all children? Increase हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा इसकी वजह से. इन्फ्लेशन में रईस आदमी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गरीब तो बेचारा मर जाएगा. कैसे रोकेंगे आप इन्फ्लेशन को भाई? आप या तो गवर्नमेंट बन जाइए और ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर सामान बिकेगा ही नहीं बाजार में. बट अगर ये स्ट्रिक्ट डिसीजन बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा तो आपकी कंट्री से लोग छोड़ के दूसरे देश भाग जाएंगे जहां ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट कमाना है ना, और आपने प्राइस फिक्स करके उसका प्रॉफिट रोक दिया. समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक दैट, जहां पे भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है किसी भी चीज पे, तो वहां पे मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, वहां लिकर की सेल प्रोहिबिटेड है, बट स्मगलिंग से खूब लिकर अल्कोहल आता है वहां पे. समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज यहाँ पे भी होगी. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? अब वो जो गरीब इंसान है जो बेचारा इन्फ्लेशन का शिकार हो गया, कुछ टाइम तक तो मैनेज करेगा, और नहीं कर पाएगा तो चोरी चकारी करनी स्टार्ट कर देगा. तो सोसाइटी में सोशल इविल्स बढ़ जाएंगे बेसिकली. समझ में आई बात? सो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रॉब्लम टू ओजोन चिल्ड्रन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो सब जानते होंगे. जंगल जितने ज्यादा कटेंगे सॉइल एरोजन उतना ज्यादा होगा. सॉइल एरोजन ज्यादा होगा, जंगल कट रहे हैं तो पहाड़ भी ड्रिफ्ट करेंगे चिल्ड्रन. इसी वजह से सो कॉल्ड पहाड़ी एरिया में भी ये सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई हैं. मिथेन गैस इज रिलीज थ्रू एनिमल वेस्ट. कैटल प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो डिफॉरेस्टेशन और बढ़ेगा. क्यों? बकरी गैया ये सब चरेंगे जाके पेड़ पौधा, तो अल्टीमेटली पेड़ पौधा भी कम होगा. तो जब पेड़ पौधा कम होगा, क्या CO2 को एब्जॉर्ब कर पाएगा चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल. So atmosphere concentration of carbon dioxide and methane have increased by 41% and 160% in the pre-industrial levels children. तो अगर हम ये 1750 की जगह 1950 होना चाहिए, एक बार NCERT चेक कर लीजिएगा. 1950 से पहले जितना, खैर 1750 से पहले तो जीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप बोल सकते हैं, बट जैसे जैसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई. पहले कहीं कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को मोहल्ले में बुढ़ापे में जाके चश्मा लगा करता था, अब तो 3 और 4 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है. रीजन इज नॉट दिस कि वो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, जो वो खाना खा रहे हैं वो भी हेल्दी है ही नहीं किसी. मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पीपल अंडरस्टूड दिस, हरिकेन्स एंड ऑल ये सब मैंने समझा ही दिया आपको. ओजोन डिप्लेशन, आपके एसी में जो गैस अब डलती है दैट इज R32 ग्रीन गैस एंड R410A ग्रीन गैस. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत कम एमिट करती है, बहुत कम. और ये तो मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस किया है. सो कॉल्ड स्प्लिट एसी का जहां आउटडोर यूनिट लगा है बच्चों, उसके सामने एक पौधा था, गर्म हवा जो भी निकलती थी, पौधा बेचारा मर गया 15 दिन के अंदर, और अगल बगल वाले उसको मुंह चिढ़ा रहे हैं. देख मैं बोल रहा तेरे को सही जगह टंगवा अपने आप को. समझ में आ गया? तो कहने को है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम निकलते हैं, बट अगर एसी की हवा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो सोचिए ये तो अच्छी क्वालिटी की गैस है, जो खराब क्वालिटी वाली होगी, या जो मार्केट में रिफिल करते होंगे, स्टिकर तो लगा देंगे R32 का. इवन कंपनीज भी कह रही है R32 बहुत अच्छी है, बट मैं तो आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि भाई R32 गैस है मेरे एसी में, बट सो कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बहुत कम क्वांटिटी में एमिट होंगे. जो आउटडोर यूनिट से गर्म हवा निकलती है उससे प्लांट मर गया बेचारा. एंड प्लांट बहुत बगल में नहीं लगा था, एटलीस्ट 4-5 फीट के डिस्टेंस पे लगा था, ओपन एयर में. देन टू उसको प्रॉब्लम हो गई. तो फ्लोरा एंड फोना इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है चिल्ड्रन. मेन इफेक्ट्स, ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगी तो सर क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो अर्थ में आएंगी वो बहुत ज्यादा आएंगी, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, उसमें हम और आप भी आते हैं. स्किन कैंसर हो जाता है इससे. सो कॉल्ड यूवी रेडिएशन लोअर्स प्रोडक्शन ऑफ पाइटोप्लैंक्टन. ये क्या होता है सर पाइटोप्लैंक्टन? ये सो कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मछली वगैरह, जल के जो पक्षी होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है. व्हाट इट क्लियर? अगर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में मिले तो उनको नुकसान नहीं होगा. यूवी रेडिएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब ये क्या है? जो नॉर्मल प्लांट भी धरती पे उग रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है यूवी रेडिएशन. गर्मी में आपने खुद देखा होगा, बहुत ज्यादा धूप लगे तो पौधा क्या होता है? सुसाइड कर लेता है, बेचारा मर जाता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या है सर? दुनिया में जब ये सोचा गया कि भाई गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है, तो इसको बचाने के लिए कुछ कंट्रीज सामने आई. सो मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस बेसिकली जहां पे ये प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस ने फॉलो करने के लिए हर कंट्री को बोला था
कि जो CFC का कंजम्पशन है इसको आप एकदम नेग्लिजिबल करिए। इंडिया ने भी इसको साइन किया था जब लंदन में इसका अमेंडमेंट हुआ था 17 सितंबर 1992 को। समझ में आ गया? पोपड़े में बात गई चलो। पर्यावरण इज द हिंदी वर्ड फॉर द टेक्स्ट एनवायरमेंट। मित्र, दैट इज द फ्रेंड हु हैज अराइव्ड फॉर अस टू बिकम यूजर फ्रेंडली, दैट इज पर्यावरण मित्र, मतलब फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरमेंट। आपने बच्चों ईशा फाउंडेशन का नाम सुना होगा, सदगुरु जी का नाम सुना होगा, काफी आजकल चर्चा में चल रहे हैं। तो उन्होंने सोची कितनी 25-30 हजार किलोमीटर बाइक पे ही लोगों को संदेश दिया कि भाई अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को ठीक करिए। जब हर इंसान इसको फॉलो करेगा तो पूरे धरती का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या हाल चाल है? ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू में है, पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन लीडिंग टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर कॉटन का प्रोडक्शन कम होता है बच्चों, तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना रेवेन्यू इंडिया में जनरेट करती है कर पाएगी? नो। इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये क्या है सर? गंगा के बगल वाला एरिया। आप प्रैक्टिकली इसको वो कोलकाता वेस्ट बंगाल की साइड का एरिया भी बोल सकते हैं। मोस्ट फर्टाइल एंड कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। अब सोचिए अगर गंगा जी के पानी में प्रॉब्लम आ जाए तो लैंड की फर्टिलिटी जो उस वाटर की वजह से है, वो फर्टिलिटी उस वाटर की वजह से जो है पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। India's forests, though unevenly distributed, provide green cover for majority of its population. आपने हिमालय का नाम तो सुना ही होगा। चलो, अगर हिमालयाज ना हो तो यहाँ पे जो ठंड का प्रकोप होगा वो और ज्यादा हो जाएगा। कितनी तो उधर से आने वाली हवाएं हिमालय रोक लेता है भाई, समझ में आ गया? और ज्यादा हो जाएगा सोचिए। तो सर बढ़िया है ना, वुलन इंडस्ट्री की सेल बढ़ जाएगी। वुलन इंडस्ट्री की सेल नहीं बढ़ेगी, सीढ़ी की और सफेद चादर की सेल बढ़ेगी। लोग ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे तो राम राम सत्य करके उनको घाट तक ले जाना पड़ेगा। Large deposits of iron ore, coal and natural gas we have। 20% आयरन ओर के रिजर्व पूरी दुनिया के जितने हैं चिल्ड्रन, अकेले 20% किसके पास है? सिर्फ इंडिया के पास। बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम। यूरेनियम बहुत काम आता है, यूरेनियम 235 न्यूक्लियर वेपन बनाने में बहुत काम आता है, बट हमारे 235 कम है, 238 ज्यादा है। अवेलेबल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है पता है? ये जो नीचे तमिलनाडु वाली बेल्ट है ना, यहाँ पे यूरेनियम के डिपॉजिट सबसे ज्यादा मिलेंगे। बट दिस इज यूरेनियम 238 और न्यूक्लियर वेपन में यूज होता है 235, शायद या कुछ उल्टा होगा, गूगल कर लीजिएगा एक बार। सो इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर मैनी मैनी मैनी। अभी गंगा पोल्यूशन पे गवर्नमेंट ने पिछले कुछ ईयर्स में चिल्ड्रन 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किया, बट गंगा जी की सफाई हो ही नहीं पाई। और जब कोविड आया एंड गवर्नमेंट इम्पोज्ड कंट्री वाइड लॉकडाउन चिल्ड्रन, उस 3 महीने में गंगा जी का पानी अपने आप साफ हो गया। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट को कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, बट क्या करे बेचारे। पॉवर्टी इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हाउ? पैसा तो होता नहीं है इनके पास, तो ये चूल्हा जलाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? पेड़ काटते हैं। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना तो बनाई हुई है, बट अगेन सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में मिलेगा, रीफिलिंग के लिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जिस इंसान को लकड़ी फ्री में मिल रही है जलाने को, क्या वो सिलेंडर रिचार्ज कराएगा, रिफिल कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लोग अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए, एक गाड़ी घर में है चलो एक और खरीद लेते हैं, जरूरत नहीं है बट तब भी खरीद ली। ज्वाइंट फैमिली है 20-25 लोगों की, नौकर की अलग नौटंकी है कि सबके लिए सब्जी मैं कैसे लाऊं, एक ही रिक्शा खरीद लिया आपने। तो जरूरत के बगैर भी आप पैसा खर्च किए जा रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन? डिमांड इज इंक्रीजिंग। डिमांड ज्यादा होगी कंट्री में तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट विल डिग्रेड। So what are the challenges to India's environment? Land is degrading, forests में काफी so called कमी आ रही है, soil erosion हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। कितने तो so called ऑर्गेनिजम्स या आपको पशु पक्षी आज नजर आते ही नहीं है। एयर पोल्यूशन इज ह्यूज, causing problems to small children of a disease called as what? एस्थमा। देखा होगा छोटा सिलेंडर लेके लोग फिस फिस करते रहते हैं। ये मत बोलिएगा लाओ डिओ दे दो हमको भी लगाने को, दैट इज नॉट अ डिओड्रेंट बेसिकली। सो लैंड का डिग्रेडेशन तो समझ गए लोग क्या होता है, नो नीड टू डिस्कस इट, बस ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सो विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग की वजह से ऐसा होता है।
देयर आफ्टर चिल्ड्रन इनवैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं जमीन के, एंड पुअर लैंड यूज एंड प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. व्हाट आर द कॉजेस चिल्ड्रन? वेजिटेशन बेकार हो जाएगा, ज्यादा अगर ये भेड़ बकरी पौधा चर देंगे तो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो कम हो जाएगा. एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, जो सो कॉल्ड जंगल वगैरह थे वहां पे भी लोगों ने आजकल फैक्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट कर दी हैं या रिजॉर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, और इसीलिए जो वो बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं झींगा लाला वाले, वो इसीलिए गवर्नमेंट को एजिटेट करते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे आप कोई फैक्ट्री सेटअप मत करिए, बिकॉज आप एनवायरमेंट को किल कर देंगे, और एनवायरमेंट मरा तो हम भी मर गए. नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे सेव करें सॉइल इरोशन. अनसस्टेनेबल फूड वाटर एंड फॉडर सॉरी फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सटिंक्शन. सो कॉल्ड फ्यूल जितना आपको यूज करना चाहिए, अब लोग कहते हैं भाई बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यूज करो, बट इंडिया में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल इतनी ओवर प्राइस्ड है कि लोगों को लगता है छोड़ो, लेट अस बाय अ पेट्रोल व्हीकल. क्रॉप रोटेशन इम्प्रॉपर इंडिया में, एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स को ठीक से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज नॉट वेरी गुड. एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी, जितना पानी नीचे वाटर टेबल में आ नहीं रहा है हम उससे उतना कहीं ज्यादा निकाल ले रहे हैं, तो गर्मी के टाइम पे वाटर का प्रॉब्लम हो जाता है इंडिया में. एंड पॉवर्टी डिपेंडेंट पीपल आर देयर, वो कल्टीवेशन से शिफ्ट होते हैं दूसरी क्रॉप पे, या मेनी अ टाइम नॉट ऑन अदर क्रॉप बट ऑन अदर थिंग्स बेसिकली. तो दीज आर द सर्टेन फैक्ट्स, इसको आप तोते की तरह रट लीजिएगा बच्चों. डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है ये, तो ये बात सबको क्लियर है भाई. जब आप पेड़ पौधा काट देते हैं नेचुरल फॉरेस्ट और वुडलैंड खत्म हो जाता है, तो वी कॉल इट एज व्हाट, डिग्रेडेशन चल रहा है. और एपिको मूवमेंट एक चलाया गया था जहां पे सो कॉल्ड लोग पेड़ के साथ चिपक के खड़े रहते थे. चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे. क्या 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 नहीं, डिग्रेडेशन के बहुत कारण होते हैं. डिफॉरेस्टेशन का मतलब सिर्फ पेड़ कटाइए बस, डिग्रेडेशन के बहुत रीजंस हो सकते हैं. ओके तो आप डिग्रेडेशन ऑफ लैंड या डिफॉरेस्टेशन इसको सेम टर्म में यूज नहीं कर सकते. डिग्रेडेशन बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा. डिफॉरेस्टेशन का मतलब सिर्फ पेड़ काटने. सॉइल एरोजन, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब जंगल कट जाएंगे तो जो पेड़ की सो कॉल्ड रूट्स नीचे जमीन को बांध के रखती हैं वो बांध के नहीं रख पाएंगी, और पहाड़ भी खिसकेंगे, जमीन भी खिसकेगी, अल्टीमेटली फ्लड्स भी ज्यादा आएंगे. जो नेचुरल डैम का काम करते थे ये पेड़, अब वो काम नहीं हो पा रहा. तो इंडिया सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन एंड 20% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑन अ मियर 2.5% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया. तो इंडिया का जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड एरिया का कितने प्रतिशत है, ओनली 2.5, एंड सो कॉल्ड 16% एंड 20%. अब बच्चे कहेंगे ये क्या सर, 16%, एवरी सिक्स्थ इंडिविजुअल ऑन द प्लैनेट अर्थ इज इंडियन, ये आपको सबको पता होगा. समझ में गया? पूरे वर्ल्ड की आबादी का लगभग 16.67% आबादी पूरे दुनिया में किसकी है, इंडियंस की. तो एवरी 6% ऑन द प्लैनेट अर्थ इज एन इंडियन. अब ये मत बोलिएगा सर आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ अमेरिका गए थे पिछले साल सर 50 लोगों को लाइन से देखे एक भी इंडियन नजर आया. एवरेज कैलकुलेशन है भाई, एवरेज कैलकुलेशन. समझ में आ गया? एंड 20% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, घोड़े भेड़ बकरी, और घर में पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चे को गधा बोल देते हैं तो भी इसी के अंदर जुड़ गया आके. बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब बायो किताब चोरी हो गई, नो 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 नो. लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, टेरेस्ट्रियल हो, मरीन हो या एक्वेटिक हो चिल्ड्रन, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. आपने पोलर बेयर का नाम सुना होगा चिल्ड्रन, एक्सटिंक्ट हो रहा है धीरे धीरे इंडिया में. स्पेशली वो शेर कहां से लाए थे कूनो नेशनल पार्क में, अफ्रीका से, कुछ उसमें से भी निपट गए. एयर पोल्यूशन, ये तो ज्योग्राफी है क्लास 6-7 की, आपको पता है क्या होगा तो बताने की जरूरत नहीं है. कैसे कंट्रोल किया जाए, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. दिल्ली मुंबई कोलकाता में लोग यूज करते हैं, बट छोटे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने मतलब है बेइज्जती हो रही है, हमारी बस से जा रहे हैं ये, तो लोगों की नाक भी थोड़ी ज्यादा ही ऊंची है. प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी इंस्टेड ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, पेट्रोल एंड डीजल. गॉट इट क्लियर? प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, ठीक है प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, आई एम विद द गवर्नमेंट,
बट इतना ज्यादा टैक्सेस है चिल्ड्रन ईवीज पे भी। आप एक एक्टिवा खरीदें 1,10,000 की, इसको 5 साल चलाएं तो कम से कम ये 50,000 रुपए में तो बिक ही जाएगी। बट अगर बच्चों 1,10,000 की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और 5 साल चला भी लें, आई डोंट थिंक सो कि आपको 10,000 रुपए से भी ऊपर कोई देगा, क्योंकि मेन पैसा तो बैटरी का होता है उसके अंदर, और बैटरी पूरी आपने एग्जॉस्ट कर ली है। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम भी है बेसिकली। देन वी हैव सेट अप अ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चिल्ड्रन, CBP 1974 में, जो ये चेक करता था कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो एनवायरमेंट की वजह से हो रही है ये कम से कम हो। और इनका काम क्या था? दे इन्वेस्टिगेट टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन चिल्ड्रन। गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देती थी कैसे साफ सफाई रखी जाए। अभी आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में रात को भी झाड़ू लगता होगा, सवेरे भी झाड़ू लगता होगा, हर कुछ दूरी पे वो बॉक्सेस टांग दिए गए जिसके अंदर कूड़ा डाल सकते हैं आप। ये सारा किसकी एडवाइस से हुआ? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चिल्ड्रन। गॉट इट? पहले लोग रेलवे स्टेशन पे केला खाते थे और पटरी पे छिलका फेंकते थे, चलाने वहां पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो अब देयर ऑल्सो दे हैव प्लेस्ड गुड अमाउंट ऑफ दैट डस्टबिन्स, आप उसमें फेंक सकते हैं। बोर्ड्स कैरी आउट स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर, एयर एंड देयर प्रिवेंशन कैसे किया जाए। They also organize through mass media comprehensive mass awareness program children. Manuals, practices क्या अडॉप्ट करनी है सोसाइटी को। हॉस्पिटल अगर बन रहा है तो गीला कूड़ा अलग जाएगा, सूखा कूड़ा अलग। अगर बायोलॉजिकल वेस्ट है, वो जैसे नहीं होते सिरिंज वगैरह, वो कहाँ फेंकनी है। जो फर्स्ट एड में पट्टी उतारी मरीज के शरीर से, वो कैसे फेंकी जाएगी, क्योंकि उसको अगर सड़क में फेंक देंगे तो मधुमक्खी मक्खी वगैरह भिनभिनाएगी, मच्छर भिनभिनाएगा, और पता लगा वही जर्म पे बैठा हुआ मच्छर थोड़ी देर बाद आपको काट लिया आके, तो पता लगा किसी और को जॉन्डिस था, आपको भी जॉन्डिस हो गया। दे असेस द एयर क्वालिटी थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा ऊपर गोल गोल चिमनी टाइप घूमता रहता है कुछ, तो दैट इज समटाइम्स अ फिल्टर एज वेल चिल्ड्रन। बाकी ये तो टाइम पास है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन 125 रिवर्स इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी। सर ये क्या है? जैसे गोमती गंगा जी से निकल के मान लीजिए गई, तो उसको भी ये ध्यान में रखेंगे। वेल, लेक्स, क्रीक। क्रीक क्या होता है? छोटी सी जगह जहाँ पानी नहीं इकट्ठा हो जाता है। और गर्मी में और बरसात के सीजन में काफी एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं टीवी पे और रेडियो पे भी। कूलर की टंकी को भी साफ करके रखिए, क्योंकि उसमें कौन सा वाला मच्छर पनपता है चलन? डेंगू का मच्छर पनपता है। समझ में आ गया? तो पता लगा कूलर में पानी पड़ा था, डेंगू का मच्छर वहां पनप गया, आपको हो गया डेंगू, एग्जाम हो गया आपके पेंगू। व्हाट इट? सो लोगों को, बच्चों, एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अलाउज फ्यूचर जनरेशंस टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज एट लीस्ट एज हाई विच इज बीइंग एंजॉयड बाय द करंट जनरेशन। अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि आने वाले समय में भी लोगों को वो रिसोर्सेज मिल पाए चिल्ड्रन, वो भी इस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए एज सच। गॉट इट चिल्ड्रन? तो एनवायरमेंट जो शब्द यूज करते हैं सस्टेनेबिलिटी का, उसका मतलब यही होता है चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग द एनवायरमेंट बेसिकली। तो किचन गार्डन वगैरह का कॉन्सेप्ट इंडिया में बढ़ गया, लोग घरों में आजकल खूब फूल पत्ती पौधा उगाने लग गए हैं। रीजन इज दिस ओनली चिल्ड्रन। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स 1980 वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट स्पेसिफाइड चिल्ड्रन कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी क्रिएट करके पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर है उसको कम करें। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आई होप सो सबको समझ में आ गया। बेसिक फूड नीड्स, एम्प्लॉयमेंट हो गया, फूड, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग, दिस शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। समझ में आई बात? चलो पक्का? चलिए, सो ये सब तो टाइम पास लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वी शुड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को किससे सब्स्टिट्यूट किया जाए चिल्ड्रन? रेन्यूएबल। तो जहां पे आपके पास पॉसिबिलिटी है, जैसे हिंदू धर्म में डेड बॉडीज को जलाया जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, खराब नहीं बात है, एकदम अच्छी बात है। दोज हु फॉलो इस्लाम, वहां पे दफना दिया जाता है। तो भाई इस्लाम का साइंस क्या बोलता है? जब बॉडी दफना देंगे तो कुछ दिन बाद फॉसिल फ्यूल बन जाएगा,
या जो जमीन में कीड़े मकोड़े हैं एटलीस्ट उनको खाना मिल जाएगा, भाई बात ठीक है उनके नजरिए से। हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि पता नहीं इंसान किस बीमारी से मरा हो, अगर बॉडी दफनाएंगे तो हो सकता है बीमारी फैल जाए, इट इज बेटर कि बर्न कर दें, तो जितने जर्म्स होंगे वो उड़ जाएंगे। भाई सबका अपना अपना सोचना है और सब सोचना एकदम ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। बट अगर बॉडी जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेड़ काटना पड़ेगा। तो आजकल एक नया सिस्टम आ गया है, अवन बन गया है, घर का माइक्रोवेव ना इस्तेमाल कर लीजिएगा, मोहल्ले में किसी डेथ हो जाए तो 4-5 माइक्रोवेव जोड़ देते हैं एक साथ, बट जो अवन है उसके अंदर बॉडी डाल दी जाती है और पाउडर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाता है। आने वाले समय में यही बेसिकली लॉजिक बन जाएगा चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? बिकम इनपुट एफिशिएंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो इनपुट हम कर रहे हैं चिल्ड्रन वो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है, एंड एफर्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बट आउटपुट इज अल्टीमेटली सेम चिल्ड्रन। एज वेल एज पॉल्यूशन भी क्या होगा चिल्ड्रन, कंट्रोल हो जाएगा, एंड सो कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। सर ऐसा क्यों? पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड चिल्ड्रन, बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, बट अगर हमारे पास सप्लाई नहीं है तो एक तो हम चीजों को लोगों को दे नहीं पाएंगे और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर दे भी दिया एनवायरमेंट में जब वो वेस्ट आएगा तो वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहीं ज्यादा होगा। तो क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाए? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज किया जाए, जैसे विंड पावर, सोलर एनर्जी, क्लीनर एंड ग्रीनियर टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन, हाइड्रो पावर एंड ऑल दैट। इन एरियाज विद हाई स्पीड ऑफ विंड होगा, windmills can provide electricity without any adverse impact on environment, but India में this could be set up only where children, coastal areas में। बाकी नॉन कोस्टल या प्लेन एरियाज में आप अगर सेटअप करेंगे भी तो कोई खास एडवांटेज नहीं होगा, उसका कॉस्ट उतना कहीं ज्यादा हो जाएगा जितना वो आउटपुट देगा। क्या हुआ? यहाँ पढ़ा था हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक सिंपल लिटरेचर है। अब यहाँ बहुत स्पेसिफिक लिटरेचर आपको दिया गया है, तो अगर स्ट्रैटेजीज लिख के आएंगी तो ये वाला पॉइंट लिखिएगा, और अगर सिंपल आता है हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये हो गया हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है भाई, सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल प्लान्स जो स्पेसिफाइड हैं, सो कॉल्ड मेडिकली, आप उनको फॉलो करें। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। स्ट्रैटेजी मतलब सोच के कदम रखना। इंडिया इज नेचुरली एंडोर्ड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, सोलर एनर्जी, इसीलिए आजकल काफी घरों में बच्चों सोलर रूफटॉप लग रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, बट अगेन कॉस्ट इज वेरी हाई चिल्ड्रन। बट कमर्शियल सेक्टर में बड़ा फायदा है। आपके घर में अगर एक 6 किलो वोल्ट एम्पियर का सोलर प्लांट लगाया जाए जो लगभग 3.5 लाख रुपए का होगा, उतना एडवांटेज नहीं देगा जितना ऑफिस में देगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई ऑफिस में ज्यादा काम डे टाइम पे होता है, रात में काम बहुत कम होता है, घर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कब यूज होती है, रात के टाइम पे जब सब लोग घर आ जाते हैं, सोते हैं, एसी भी ऑन होता है। तो इसलिए इंडिया की भी अगर हम बात करें तो कंट्री में, इंडिया में चिल्ड्रन, कमर्शियल एरिया में जो आपका सोलर एनर्जी है दैट इज मस्ट मोर यूजफुल इन कंपैरिजन विद रेजिडेंशियल। क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी वगैरह यूज की जाए, और रूरल एरिया में चिल्ड्रन वुड, डंग केक और अदर बायोमास को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट इससे अगेन प्रॉब्लम होती है कि वो अस्थमा का सो कॉल्ड रिस्क बढ़ जाता है। तो अगेन इनको भी बोला गया दैट दे शुड यूज व्हाट चिल्ड्रन, एलपीजी एंड गोबर गैस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट, ये क्या है? जहां पे बहुत बड़ा सो कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं लग सकता, वहां पे क्या लगा सकते हैं, मिनी हाइडल प्लांट चिल्ड्रन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सच पावर प्लांट्स आर मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली, दो एनफ पावर टू मीट द लोकल डिमांड्स। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, सीबीएसई का एक सब्जेक्ट भी है इसके ऊपर चिल्ड्रन, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर। इंडिया पीपल हैव बीन क्लोजन टू देयर एनवायरमेंट, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा बी एनवायरमेंट फ्रेंडली चिल्ड्रन। आप सो कॉल्ड एक जना ऑफिस जा रहा है कार से, दूसरा जना भी जा रहा है, तीसरा जना, 3 लोग हैं जाने वाले, और कार कितनी है? 3। महीने में 24 दिन ऑफिस जाना है, तो भाई 8-8 दिन हर इंसान अपनी कार निकाले और बाकी 2 को लाद के ले जाए, जिससे क्या होगा,
फ्यूल एमिशंस कम हो जाएंगे। इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स आयुष ट्रीटमेंट। ये क्या है? ये आयुष का पूरा फुल फॉर्म है। यहाँ पे बच्चों आपको जो दवाइयां दी जाती हैं वो ज्यादातर जेनरिक होती हैं, जो सबके लिए सस्ती हो। एडवेंट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से हमारा जो आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम है वो बहुत बैक स्ट्रेंथ पे चला गया। तो आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा, चलो, इनके भी गुरु थे, वो इनसे भी ज्यादा सो कॉल्ड आयुर्वेदा के बारे में जानते थे। उन्होंने बोला था कि कोलगेट और सो कॉल्ड ये दंत मंजन जो होता है इसको मत यूज करिए। क्या यूज करिए? नीम के पेड़ की डंडी होती है, दातुन। और अगर आपको टीथ का कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो दातुन को आप सो कॉल्ड प्रिपेयर करिए। कैसे? यू यूज सम, वो कौन सा तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, आप नमक यूज करिए, गॉट इट क्लियर, हल्दी यूज करिए, और क्या बोलते हैं उसको, लौंग, इसको पीस के एक पेस्ट बना लीजिए और दातुन में उसको लगा के करिए, कभी प्लाक का प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। और जब से लोग ये कोलगेट वगैरह यूज करने लग गए तब से बॉडी में केमिकल जाना स्टार्ट हो चुका है। समझ में आ गई बच्चों बात? यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, ये हमारे घर में बहुत बनता है। प्याज छिलता है घर में, जो एकदम ऊपर वाली कवरिंग होती है वो तो फेंक दीजिए, उसके अंदर की वो कहने को प्याज होता है वो थोड़ा ठीक होता नहीं है, उसको मत फेंकिए। केले के छिलके को मत फेंकिए, एक पॉलिथीन बैग में इसको इकट्ठे करते रहिए, गॉट इट क्लियर। और जब ये ठीक ठाक मात्रा में इकट्ठा हो जाए बच्चों, इसको घर के गार्डन में गमले में जाके डाल दीजिए, ऊपर थोड़ी खाद डाल दीजिए, ये भी कुछ टाइम में खाद बन जाएगा, फिर उसको पेड़ पौधे में यूज करिए। दैट इज योर बायो कंपोस्ट बेसिकली, गॉट इट क्लियर। मतलब घर में बनी हुई एकदम सो कॉल्ड अमोनिया फ्री फर्टिलाइजर। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, फूड वगैरह के आइटम्स पे अगर ये क्या कहते हैं चिल्ड्रन, हम ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करते हैं केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड का, तो खाने की क्वालिटी में केमिकल ज्यादा जाएगा। तो हमें पेस्टिसाइड कौन सा यूज करना चाहिए? नीम बेस्ड। कैसे बनेगा? बहुत आसान है, नीम का पेड़ तो भाई हर जगह होता ही होता है। नीम की पत्ती को पानी में उबाल लीजिए और प्लांट्स के ऊपर छिड़क दीजिए उस पानी को स्प्रे गन से, तो जनरली आपके प्लांट खराब भी नहीं होगा और कीड़ा भी नहीं। अपने मुंह में छिड़क लेना। समझ में आ गया? कुछ लोग सोच रहे हैं डीओ की तरह इस्तेमाल करेंगे, पार्टी से सब लोग भाग जाएंगे दूर आपसे। हाँ, आपको मच्छर नहीं काटे, वो रोल ऑन आता है ना गोदरेज का, स्प्रे करते हैं, तो वो सो कॉल्ड नीम बेस छिड़क लीजिए थोड़ा सा, तो मच्छर नहीं आएगा। So awareness is being created for the use of various animals and birds like snake, lizards, owls and peacock. They are children natural pest controllers. How? आपने वो फूड वाला एनिमल चार्ट एक पढ़ा होगा बचपन में, कौन किसको खाता है तो ये प्रोक्योर होता है। लाइक वाइज चिल्ड्रन, mixed cropping and growing different crops in consecutive years on the same land have also helped farmers. तो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होता है, जो फार्मर्स की अर्निंग कैपेसिटी होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। गॉट इट? नहीं, तो फार्मर्स को बोला जाएगा कि आप ऐसा क्रॉप मत उगाइए जिसकी वजह से फर्टिलिटी लॉस हो, ऐसा क्रॉप उगाइए जिसकी वजह से फर्टिलिटी में कोई ज्यादा नुकसान ना हो। ओके? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको क्रॉप रोटेशन करना तभी फर्टिलिटी बेटर होगी, नॉट नेसेसरी। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्या करे सर, आटा दाल चावल रोटी सब्जी खानी छोड़ के चाउमीन खाएं? अरे चाउमीन भी तो मैदे से बनता है और मैदा भी गेहूं को पीस के ही निकलता है। It is important to counter this through education and public awareness. That is, consumerism को थोड़ा सा कम करिए। अगर घर में एक लैंडलाइन फोन से काम हो सकता है तो सबको मोबाइल फोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक घर में 4 बच्चे रहते हैं और 2 पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, काम हो सकता है तो सबको लैपटॉप टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन चीजों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो थ्रू एजुकेशन इंसेंटिव्स एंड गवर्नमेंट कंट्रोल के या गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए नियम कायदे कानून के तहत ही लेजिस्लेशन जब तक नहीं बनेगा चिल्ड्रन, लोगों को अकल नहीं रहेगी। गंगा जी के हर सो कॉल्ड कोने पे जहां पे लोग पूजा पाठ करके मूर्तियां फेंकते हैं, विसर्जन वहां कैमरा लगा दो, और जो इंडिविजुअल वहां मूर्ति फेंकने आए चलान कटो उसका। इसीलिए मुंबई एंड ऑल में जब गणपति में विसर्जन होता है तो कुछ जो मेन गणपति होते हैं उनके लिए तो अलाउड है कि आप समुद्र में जाके बहा दीजिए, बट बाकी सो कॉल्ड दूसरे एरियाज में क्या करते हैं जहां वाटर बॉडीज इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, वो तालाब बनाते हैं और तालाब में उसको डाल देते हैं ताकि बाद में मिट्टी से गल जाए। ओके, समझ में आ गई भाई बातें सबको? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? चलिए, वीडियो अपलोड होगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा।